हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। चलो शुरू करते हैं। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं वो मोशन में। आप आपके लाइफ में नॉर्मली बहुत सारी चीजें मोशन में देखते हो, जैसे फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, बर्ड उड़ रहा है, आप चल रहे हैं, लीव्स उड़ रहे हैं, ट्रेन कहीं पे चल रही है। बट अगर आप स्टोन लाइंग ऑन अ हिल देखेंगे तो वो मूव कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, तो वो मोशन में नहीं है। बट बर्ड उड़ रहा है तो वो मोशन में है। स्टेशनरी ट्रेन मूव कर रही है क्या? नहीं, स्टेशनरी का मतलब खड़ी है वो, तो वो मूव नहीं कर रही है। लीव्स फ्लाइंग थ्रू द एयर, हवा में लीव्स उड़ रहे हैं, मतलब वो भी मोशन में है। We see the motion of several objects every day. Sometimes we cannot see the motion of an object directly, as in the case of a breeze. ब्रीज आप देख नहीं पाते ना, जो हवाएं चल रही है आप देख नहीं पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मोशन में नहीं है, मोशन में तो है ही ना, आप फील करते हैं उसको। क्योंकि अगर बहुत तेज हवा चल रही है और आप वहां पे खड़े हैं ऐसे, तो जब हवा आएगी तो आपको धक्का मार देती है, राइट? तो वो मोशन में है, इसीलिए आपको धक्का मार पा रही है, राइट? कैन यू लिस्ट अदर एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन बिसाइड्स दोस गिवन हियर? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जब आप क्रिकेट खेलते हैं, आप बैट से बॉल को मारते हैं तो पहले आपका बैट मोशन में होता है, बैट जैसे ही बॉल को हिट करता है बॉल मोशन में होता है, बॉल दूर चला जाता है ना मूव होकर। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप बोल सकते हैं मोशन के बारे में। नेक्स्ट सेक्शन दिया, थिंक अबाउट इट। यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस, इज द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन मोशन? आप बस में बैठे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप तो स्टेशनरी बैठे हैं, आप मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप जो बस में बैठे हैं वो बस मूव कर रही है, तो आप भी मूव कर रहे हैं। आपके बाजू में जो बंदा बैठा है वो भी मूव कर रहा है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? आपने देखा होगा कि लोग जब पागल जैसे चलती हुई बस या चलती हुई ट्रेन में से जंप मारते हैं, तो अगर वो जंप मारते वक्त स्पीड में दौड़ते दौड़ते जंप नहीं मारते तो वो गिर जाते हैं। कभी जंप नहीं मारना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ट्रेन में से जब जंप करते हैं तो गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं? बिकॉज चलती ट्रेन जब वो स्पीड में होती है, आप जब वो ट्रेन के ऊपर हो तब आप वही स्पीड में होते हो जो स्पीड ट्रेन की है। लेट्स से अगर ट्रेन 50 किलोमीटर्स पर आवर से ट्रैवल कर रही है तो आपकी स्पीड भी 50 किलोमीटर्स है। भले आप अपने आप को देख रहे हो तो आपको लग रहा है आप स्टेशनरी खड़े हो, लेकिन जैसे ही आप जंप मारते हो आप जमीन पर आते हो, पर आपकी स्पीड तो 50 ही थी, इसलिए आपको आगे एक धक्का लगता है। और अगर आप स्पीड में भागते भागते नहीं कूदे तो वो गिर जाते हो, और आप 50 किलोमीटर की स्पीड से तो कूद नहीं सकते। तो बहुत सारे लोग ट्रेन में से कूदते वक्त गिर जाते हैं। ठीक है। सेकेंड चीज ये देख लो कि जब आप बस में बैठे हैं और बस बहुत स्पीड से जा रही है, ठीक है, आपको लग रहा है कि आपकी स्पीड तो जीरो है, आप तो ऐसे ही स्टेशनरी बैठे हो। लेकिन बस जब अचानक से ब्रेक मारती है तो क्या होता है? आप धक्के से आगे चला जाते हो, झटका लगता है आपको। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज आप भी बस की स्पीड पे ही थे, लेकिन जब आपको बस ने ब्रेक मारा तब आपके पास तो कोई ब्रेक है नहीं, तो आपका ब्रेक तो लगा नहीं, इसलिए आप झटके से आगे गए, इसलिए आपको हाथ से कुछ हैंडल या कुछ पकड़ना पड़ता है। आया समझ में? तो जब आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, आपके नेक्स्ट जो पर्सन बैठा है वो भी मोशन में है, आप भी मोशन में। What do you take into consideration to decide if an object is moving or not? You have learned that motion is a relative concept. If the position of an object is changing with respect to its surroundings, then it is said to be in motion. Otherwise, it is said to be at rest. ये जो सेकंड वाला है इसका आंसर ये। जब आप आगे जाएंगे ना, तब आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस करके कॉन्सेप्ट आएगा। अभी आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस है नहीं, इसलिए आप टेंशन मत लो। बट यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि मोशन हमेशा रिलेटिव होता है। आप अगर बस में बैठे हैं और बस मूव कर रही है, तो बाहर जो बंदा बैठा है, बाहर से आपको बस में दिख रहा है, उसको दिखेगा कि आप मोशन में हो। लेकिन अगर बस में ही कोई बंदा बैठा है और वो आपको देख रहा है तो उसको लगेगा आप तो स्टेशनरी हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टेशनरी है, बट ये अंदर से देख रहा है, उसको लगेगा आप एक जगह पे ही बैठे हो। जो बाहर खड़ा है और बस को देख रहा है, उसको लगेगा कि अगर बस ट्रैवल कर रही है उसके अंदर आप भी मोशन में हो। ठीक है। तो मोशन हमेशा रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है। रिलेटिव मतलब एक नजरिए से देखोगे तो होगा, दूसरे नजरिए से देखोगे तो ऐसा लगेगा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अभी ये दो वर्ड्स में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। आप आज तक लाइफ में हमेशा डिस्टेंस वर्ड ही यूज करते हैं, राइट? आपकी स्कूल आपके घर से कितनी दूर है, मतलब आप क्या मेजर करते हैं कि उसका डिस्टेंस क्या है आपके घर से। डिस्प्लेसमेंट आपने जनरली यूज ही नहीं किया होगा, बट जब आप फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट बहुत जगह काम आने वाला है। तो चलो देखते हैं। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे शीतल एंड प्रशांत का घर है। शीतल जो है
वो स्कूल जाते वक्त अपने फ्रेंड संगीता के घर पे जाती है, तो यहाँ से शीतल संगीता के घर जाती है, फिर वो लोग दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। प्रशांत जो है वो डायरेक्टली स्कूल जाता है, वो संगीता के घर नहीं जाता, बिकॉज संगीता तो सिर्फ शीतल की फ्रेंड है। अब यहाँ पे देखो, जो शीतल है पहले वो 500 मीटर्स चलती है संगीता के घर तक, फिर वो दोनों साथ में स्कूल जाते हैं 1200 मीटर। अभी आप बोलेंगे अरे पागल है, इतना क्यों चल रही है? अरे उसकी फ्रेंड है यार, उसको जाना है उसकी फ्रेंड के साथ, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो इसमें स्कूल जाते वक्त अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूं दोनों का, तो कैसे आएगा डिस्टेंस? तो प्रशांत का डिस्टेंस तो एकदम ईजी है, प्रशांत सीधा सीधा यहाँ पे जा रहा है 1300 मीटर्स। तो हम लोग अगर प्रशांत को पी लेते हैं तो पी का आएगा कितना? 1300 मीटर्स। और शीतल का कैसा आएगा? शीतल पहले 500 मीटर चलती है, फिर उसकी फ्रेंड के साथ और 1200 चलती है। तो शीतल का अगर मैं एस लूँ तो उसका आएगा 500 प्लस फिर उसकी फ्रेंड के साथ 1200, 500 प्लस 1200 आ जाएगा 1700 मीटर्स। ओके, अब देख लो यहाँ पे क्या पूछा है। बोथ आर वॉकिंग विद द सेम स्पीड, हु विल टेक लेस टाइम टू रीच द स्कूल एंड वाई? अगर दोनों सेम स्पीड पे चल रहे हैं तो प्रशांत को सिर्फ 1300 मीटर कवर करना है, लेकिन शीतल को 1700 मीटर्स करना है, ज्यादा है थोड़ा, है ना? तो शीतल को ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए कम टाइम किसको लगेगा? लेस टाइम लगेगा प्रशांत को, बिकॉज प्रशांत कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, आप ऐसा ही बोल सकते हो, शीतल वहां पे जाएगी, संगीता से थोड़ा बात करेगी, फिर निकलेगी, है ना? हो सकता है संगीता रेडी नहीं हो, ये सब मत बोलना। डिस्टेंस देखो खाली, ये 1300 है और यहाँ पे ऐसे जाएंगे तो 1700 है। 1700 में ज्यादा टाइम लगेगा बिकॉज स्पीड दोनों का सेम है। डन? चलो अब यही देख के हम लोग डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। अब यहाँ पे डिस्टेंस का डेफिनेशन दिया हुआ है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब यहाँ पे मैंने दोनों का डिस्टेंस निकाला। देखो प्रशांत का डिस्टेंस कितना है? 1300 मीटर्स। शीतल कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? शीतल कवर कर रही है 500 प्लस 1200 विच इज 1700 मीटर्स। तो दो पॉइंट के बीच में दो अलग अलग डिस्टेंस पॉसिबल है, डिपेंड करता है कि एक्चुअल पाथ कौन सा लिया। अभी हो सकता है प्रशांत ऐसे जाने के बदले प्रशांत ऐसे 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 घूम के 5 किलोमीटर दूर जाके ऐसे आया, कर सकता है ना, तो उसका डिस्टेंस उस हिसाब से होगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट के वर्ड में आप देख लो प्लेस, ठीक है, वो प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीच में वो लोग चल के गए, कूद के गए, घूम के गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मिनिमम डिस्टेंस जो भी होगा दोनों पॉइंट के बीच में वो मापेगा। मतलब जो भी पोजीशन है डिस्प्लेसमेंट में, आप पोजीशन वर्ड याद रखो, जो भी फाइनल पोजीशन है माइनस इनिशियल पोजीशन करके जो भी डिस्टेंस आता है या जो भी मिनिमम डिस्टेंस आता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट होगा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट्स से आप यहां पे खड़े हैं ए पे और आप ए से गए बी पे, ठीक है, आप ए से बी गए और ये डिस्टेंस है 10 मीटर्स। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? आप पोजीशन ए पे थे और फाइनली बी पे गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर्स, आपका डिस्टेंस भी सेम हुआ 10 मीटर्स। लेकिन उसके बाद मैंने आपको बोला बी से वापस ए पे आओ, तो आपने डिस्टेंस कितना कवर किया? आपने डिस्टेंस कवर किया, पहले 10 ऐसे गए फिर 10 ऐसे गए, 10 प्लस 10 कितना आ गया? 20। लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ? आप जहां पे पहले थे वहीं पे पहुंच गए ना, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन आपकी सेम है, जहां पे थे वहीं पे पहुंच गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ। अगर आप गाड़ी लेके गए थे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, मतलब क्या पेट्रोल यूज ही नहीं हुआ होगा क्या? अगर आप चल के गए तो आप बिल्कुल भी थके नहीं होंगे क्या? ऑब्वियसली थके होंगे, बिकॉज डिस्टेंस तो आपने कवर किया ही है ना 20, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई? डिस्प्लेसमेंट जीरो है। लेट्स से अगर ये एक जॉगिंग ट्रैक है, उस पे उसने दिया है स्वारली जो है वो रोज इस पे एक राउंड लगाती है, ठीक है, अगर वो एक राउंड लगाती है यहां से यहां तक तो उसका डिस्टेंस कितना कवर होगा? ये एक सर्कल है तो हम लोग उसका सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे। पूछा नहीं है, पूछा है क्या? देख लो एक बार। हाँ, हाउ मच डिस्टेंस हैज शी वॉक्ड। तो देखो रेडियस 100 मीटर दिया है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या था? सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला था 2πr। तो आप 2 इंटू पाई के जगह 22/7 डाल दो और आर के जगह पे 100 डाल दो, तो आपको पता चल जाएगा कि एक राउंड में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। अब वो बोल रहे हैं व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो हमको पता है सर्कमफ्रेंस है, सर्कल का फॉर्मूला लगेगा, सर्कल दिख भी नहीं रहा लेकिन चलो अभी यूज कर लेते हैं, क्या है, इन्होंने बोला है रेडियस है, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा क्योंकि पहले भी वो वहीं पे खड़ी थी, पूरा घूम के आई वापस वहां पे आके खड़ी हो गई, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, डेफिनेशन समझो,
डिस्टेंस का मतलब है एक्चुअल जो उसका पाथ ट्रैवल किया ना उसका लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द फिनिशिंग पॉइंट। तो यहां से स्टार्ट किया फिर यहीं पे फिनिश किया, दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही है ना, यही पॉइंट पे है वो, जहां पहले थी वापस वहीं पे, तो फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन सेम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 0। ये मिनिमम का इंपॉर्टेंट वर्ड क्यों है दिख रहा है, यहां पे देख लो, ये स्ट्रेट लाइन में गया था ना, तो शीतल और प्रशांत के घर से स्कूल के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है 1300 मीटर्स, लेकिन डिस्टेंस देखो यहाँ पे जब प्रशांत चला तो 1300 मीटर्स ही था डिस्टेंस, जब शीतल ऐसे गई तो डिस्टेंस कितना आया था 500 प्लस 200 1700। कोई और ऐसे ऐसे घूम के जाएगा तो भी डिस्टेंस अलग आ सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो मिनिमम कब आएगा, स्ट्रेट लाइन अब ड्रॉ करोगे दोनों के बीच में तब आएगा ना, तो ये है मिनिमम डिस्टेंस। ये दिख रहा है ए से लेके बी तक, एक बच्चा ऐसे घूम के ऐसे आया, दूसरा बच्चा ऐसे घूम के ऐसे आया, तो डिस्टेंस अलग अलग हो गए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन डालोगे और उसका लेंथ मेजर करोगे, मिनिमम डिस्टेंस वही होगा। आया समझ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। Even if the displacement of an object is zero, the actual distance traversed by it may not be zero. मैंने आपको यहीं पे बताया था कि अगर आप A से लेके B तक जाते हो कुछ लेने, फिर B से वापस A तक आते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, बिकॉज आप जहां पे पहले थे वहीं पे वापस आ गए, लेकिन आपका डिस्टेंस कितना था 10 + 10 20 मीटर। तो जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम हो। नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। व्हाट आर वेक्टर्स एंड स्केलर्स, ये हमने पढ़ा हुआ है बचपन में। वेक्टर मतलब क्या होता है, जो भी एक क्वांटिटी है, ठीक है, क्या क्वांटिटी हो सकती है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, इसको क्वांटिटी बोलते हैं। जो भी क्वांटिटी है उसकी खुद की एक वैल्यू तो है, वैल्यू बोलते हैं या फिर उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है, उसकी वैल्यू तो है और उसका डायरेक्शन भी है। ये दो चीज होती है। अगर दोनों चीज चाहिए उसको डिफाइन करने के लिए तो उसको बोलेंगे वेक्टर। अगर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है तो उसको बोलेंगे स्केलर, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता। विच ऑफ द क्वांटिटीज डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट्स आर स्केलर एंड विच आर वेक्टर्स। अब डिस्टेंस देख लो, डिस्टेंस हम हमेशा सिर्फ मैग्नीट्यूड में बताते हैं, ऐसे बोलते हैं वहां से वहां तक डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, डायरेक्शन दिया गया 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, ऐसे कुछ भी नहीं दिया ना, सिर्फ डिस्टेंस बोला 5 किलोमीटर, सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ वैल्यू दिया, इसका मतलब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है स्केलर। तो जो स्केलर है उसको मैं ब्लू लाइन से अंडरलाइन कर रहा हूँ। स्पीड देख लो, स्पीड भी हम लोग क्या बोलते हैं, अरे वो गाड़ी कितने पे चला रहा था पता है, 40 किलोमीटर पर आवर, साइकिल चला रहा था 20 किलोमीटर पर आवर, सिर्फ 20 किलोमीटर पर आवर। आपने मैग्नीट्यूड बोला, किधर कौन से डायरेक्शन में चला रहा था बोला क्या, नहीं, तो स्पीड भी एक स्केलर है। टाइम जब देखेंगे, टाइम आप बोलेंगे ऐसे ही बोलेंगे ना, कितना टाइम लगा, 1 घंटा लगा या 2 घंटा लगा या 10 मिनट्स लगा, डायरेक्शन बोल रहे हैं क्या, किस डायरेक्शन में 10 मिनट लगा, नहीं, तो टाइम जो है वो भी है एक स्केलर। ओके, अब बचा वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमने देखा कि डायरेक्शन पे पूरा डिपेंडेंट है, यहाँ पे ऐसा गया फिर वापस आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक है वेक्टर। और वेलोसिटी, वेलोसिटी मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट लगता है बच्चों को, लेकिन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा रिलेशन लोग निकाल लेते हैं और लगता है कि सेम है, बट डिफरेंस क्या होता है कि स्पीड में डायरेक्शन का कोई लेना देना ही नहीं, जबकि वेलोसिटी की बात करेंगे हम तो वेलोसिटी का डायरेक्शन से लेना देना है। लेट्स से अगर एक ऐसे रोड है, यहाँ पे ए जो है यहाँ पे जा रहा है 20 मीटर्स पर सेकेंड से, और यहाँ पे से बी आ रहा है 10 मीटर्स पर सेकेंड से, तो आप स्पीड बोलेंगे ना, तो आप बोलेंगे ये ए यहाँ से 20 मीटर्स पर सेकेंड से जा रहा है, बी यहाँ पे 10 मीटर्स पर सेकेंड से आ रहा है। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन यही चीज जब वेलोसिटी से बोलेंगे ना आप, तो वेलोसिटी कैसे बोलेंगे, ये 20 से जा रहा है, अगर ये प्लस गिनते हैं इस डायरेक्शन में तो इसको आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा, तो ये उससे उल्टा डायरेक्शन है ना, तो इसको मैं बोल सकता हूँ -10। ठीक है, क्योंकि आप एक्स वाई एक्सिस जब बनाते हो तो ये साइड नेगेटिव जाता है, ये साइड पॉजिटिव जाता है ना, तो ये 20 इस तरफ जा रहा है इसलिए मैं उसको +20 बोल रहा हूँ, ये -10 इस तरफ जा रहा है इसलिए -10 बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे 20 और -10 देखो डायरेक्शन में चेंज है, तो वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं वेक्टर। तो अब देखते हैं ये वाला फॉर्मूला जो बचपन से देख रहे थे हम लोग, ये वही है, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये टाइम उधर भेजा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, तो स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमने बचपन में सीखा है, ऐसे मत सोचो कि अरे क्या कुछ नया दे दिया है, कुछ नया नहीं है। स्पीड का फॉर्मूला हमेशा से डिस्टेंस अपॉन टाइम ही था, पर यहाँ पे टोटल लिख दिया है बिकॉज
हो सकता है अलग अलग डिस्टेंस वो कैलकुलेट करके दे, जैसे यहाँ पे दिया था देखो कि शीतल पहले यहाँ से यहाँ गई फिर यहाँ से यहाँ, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, दिस प्लस दिस। फिर टोटल टाइम क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा प्लस यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा, इसलिए फॉर्मूला ऐसा लिखा है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। अभी मैंने आपको बताया स्पीड की जगह क्या आ जाएगा, वेलोसिटी, जब वेक्टर होगा तो डिस्टेंस की जगह पे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और टाइम की जगह पे तो टाइम ही रहेगा। तो वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन बेस्ड होता है और वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेम दिखने वाले फॉर्मूले, देख लो खाली, स्पीड की जगह वेलोसिटी आ गया, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ गया, टाइम की जगह टाइम। ओके, यहाँ पे आपको यूनिट्स दिए हुए हैं, यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम। एसआई सिस्टम में यूनिट इज मीटर पर सेकेंड एंड सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड किससे रिलेटेड है, स्पीड रिलेटेड है डिस्टेंस से, और डिस्प्लेसमेंट किससे रिलेटेड है, वेलोसिटी से। इफ द मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द वैल्यूज ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम। अगर ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं एक क्वांटिटी, लेट्स से ए है, ऐसे भाग रहा है और एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होगी, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। लेकिन जब डायरेक्शन का फंडा आएगा तो दोनों चेंज हो सकते हैं, जैसे सर्कल में जब घूमते हैं ना, तब आपको बताऊंगा कि क्या होता है। वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट दैट अकर्स इन यूनिट टाइम। टाइम आ रहा है ना नीचे देखो, अकर्स इन यूनिट टाइम, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कितने में, यूनिट टाइम में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे इन लोगों ने स्पीड निकाल के दिया हुआ है। पहला पाथ ए जो है, शीतल और प्रशांत वाला जो हमने एग्जाम्पल देखा ना, उसमें पहले शीतल क्या करती है, शीतल खुद के घर से लेके संगीता के घर तक जाती है। तो शीतल का डिस्टेंस कितना था संगीता के घर से, याद है, ये देखो 500 मीटर्स। फिर संगीता के घर से स्कूल कितना दूर था, 1200 मीटर्स। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, पाथ ए क्या था, पाथ ए वॉज फ्रॉम शीतल्स हाउस टू संगीता's हाउस 500 मीटर्स। उसने यहाँ पे दिया हुआ है कि वो 500 मीटर्स कवर करने में उसको कितना टाइम लगा, 5 मिनट्स, ठीक है। 5 मिनट्स में वो वहाँ पे पहुँच जाती है, तो उसका डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस है 500 मीटर्स और उसको टाइम लगा 5 मिनट। 5 1 जार 5 1 0 0 100 जार, 100 अपॉन 1 कितना होता है, 100। और ये मीटर पर मिनट कैसा है, देखो ना, ये मीटर अपॉन मिनट है ना, नीचे मिनट है, उसको ऐसे लिखने से, मीटर अपॉन मिनट ऐसे पूरा लिखने से अच्छा मीटर और डैश ऐसे फॉरवर्ड स्लैश मिनट ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। सेम चीज़ लिखी है, ये जो लिखा है वो सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे सेकंड होता तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ना, मीटर पर सेकंड। ये जो लिखा ना, मीटर पर सेकंड ही है ये, बट लिखने का तरीका चेंज कर दिया, खाली फॉरवर्ड स्लैश डाल दिया यहाँ पे। ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे मत लिखो और ऐसे लिखो, मीटर अपॉन मिनट, तो भी सेम है। शीतल स्पीड अलॉन्ग बी क्या होगा, बी मतलब ये वाला पाथ, यहाँ से लेके यहाँ तक 1200 मीटर्स। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डिस्टेंस के जगह पे आएगा 1200 मीटर्स, और यहाँ पे दिया है 24 मिनट्स टू रीच स्कूल फ्रॉम देयर। संगीता के घर से 24 मिनट्स लगा स्कूल जाने को। फिर से देखो, ये 12 के टेबल में जाता है ना, 12 2 जार 24 और ये हो जाएगा 12 1 जार 12, 12 0 जार 0, 12 0 0, फिर 2 और 100 दोनों जाते हैं, 2 1 जार 2 5 जार 10, 2 0 0, तो बचा 50। यूनिट क्या आएगा, मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट। दिख रहा है उसकी स्पीड कम हो गई है, दोनों लोग बात करते करते जाते होंगे ना, शीतल और संगीता बात कर रहे थे इसलिए धीरे हो गई स्पीड। अब शीतल की एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो पूरे टाइम सेम स्पीड से नहीं गई है। ए पे जब थी अकेली जा रही थी तो बहुत फास्ट चल रही थी, फिर बी से जब उसके साथ संगीता ही तो लोग धीरे धीरे जा रहे थे। लेकिन मुझे एग्जैक्ट स्पीड नहीं पता करनी, मुझे उसकी एवरेज स्पीड, टोटल यहाँ से यहाँ तक एवरेज स्पीड क्या फाइंड करना है। तो वो क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना था, 500 प्लस 1200 था ना, वहाँ पे दो पाथ हमने किया था, देखो यहाँ पे 500 प्लस 1200 1700, तो हम लोग ने यहाँ पे 500 प्लस 1200 किया 1700। और टोटल टाइम क्या होएगा, 5 मिनट लगा संगीता के घर तक, 24 मिनट्स लगा वहाँ से स्कूल तक। 5 प्लस 24 आ जाएगा 29। इसको कैलकुलेट करेंगे डिवाइड करके तो आ रहा है 58.6 मीटर्स पर मिनट, ठीक है। अब ये तो था स्पीड, उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, ऊपर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, नीचे आ जाएगा टाइम। टोटल टाइम क्या लग रहा है भाई, टोटल टाइम लग रहा है 5 मिनट्स प्लस 24 मिनट्स विच इज 29 मिनट्स। डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट किया, ये 1300 कहाँ से आया, आप बोलेंगे अरे सर 1300 तो प्रशांत का था, देखो यहाँ पे प्रशांत का था। लेकिन मैंने बताया ना, शीतल भले यहाँ से ऐसे गई और ऐसे गई, ये उसका डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे,
ये पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट तक का स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस विच इज़ 1300 मीटर्स। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट में जब मैंने निकाला तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे 1300, टाइम की जगह 29 कैलकुलेट किया तो आया 44.83 मीटर्स पर मिनट। डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, आया समझ में? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आगे दिया है इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। पहले मैं कराने नहीं वाला था लेकिन चलो करा लेते हैं, ये दिया हुआ है यहाँ पे। सचिन इज ट्रैवलिंग ऑन अ मोटर बाइक, एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन इन द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग सचिन्स राइड। What will be the effect on the velocity of the motorcycle if its speed increases or decreases but its direction remains unchanged? जब डायरेक्शन अनचेंज होता है तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम होते हैं। तो अगर वो स्ट्रेट ऐसे जा रहा है और उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, स्पीड कम कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी भी उतनी ही हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्पीड बढ़ा रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर डायरेक्शन अनचेंज होता है तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम होता है। In case of turning on the road, will the velocity and speed be same? If Sachin changes the direction of the motorcycle keeping its speed constant, what will be the effect on the velocity? जब वो डायरेक्शन चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज किया वैसे ही वेलोसिटी और डिस्टेंस दोनों अलग हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज स्पीड के पास कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है। स्पीड में डायरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। इसलिए जब वो क्या करेगा, स्पीड कांस्टेंट रखेगा लेकिन डायरेक्शन चेंज कर दिया तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। याद रखना है, स्पीड में सिर्फ एक वैल्यू होता है जिसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, पर वेलोसिटी में ये तो होता ही है प्लस डायरेक्शन होता है। ठीक है, इसलिए जब लोग स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, दोनों सेम है तो स्पीड और वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं। लेकिन डायरेक्शन जैसे ही चेंज किया ऐसे तो क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया तो भले स्पीड कांस्टेंट है तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। इफ ऑन टर्निंग सचिन चेंजेस द डायरेक्शन एज वेल एज द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स वेलोसिटी? वेलोसिटी विल चेंज। ठीक है, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज होना ही है। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अभी लीनियर मोशन में आपको दिख रहा है लाइन, लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन, तो ये मोशन स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो ये वर्ड तो आपको समझ में आ गया। मोशन मतलब मूवमेंट ना, यहाँ से वहाँ कोई जा रहा है। अब समझो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब। यूनिफॉर्म मतलब आप लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, जो कपड़े पहनते हैं स्कूल के लिए, उसको यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं? बिकॉज सबका सेम होता है ना, सारे बच्चों के कपड़े सेम होते हैं, ऑलमोस्ट सेम। मुझे पता है सब लोग सेम नहीं पहनते हैं, अलग अलग कलर होता है, फेडेड होता है, बट उसको यूनिफॉर्म इसलिए बोलते हैं बिकॉज सबका सेम होता है। तो यूनिफॉर्म मतलब सेम, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट लीनियर मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मतलब नॉन कांस्टेंट। अब यहाँ पे एक टेबल दिया है जिसमें अमर, अकबर और एंथनी, ठीक है, अमर का, अकबर का और एंथनी का डिस्टेंस दिया है किलोमीटर में, और क्लॉक पे टाइम दिया है कि 5 बजे वो लोग तीनों ने एक साथ स्टार्ट किया, फिर हर आधे घंटे 5:30, 6, 6:30, 7, 7:30, 8 पे उनका डिस्टेंस मेजर किया। उनके ऊपर जीपीएस चिप लगा दिया है, ठीक है, और मेजर कर रहे हैं। तो 5 से 5:30 तक जब पहुंचे तो अमर ने 20 किलोमीटर्स कवर किया, अकबर ने 18 और एंथनी ने 14। फिर वापस आधा घंटा हो गया, 6 बजे चेक किया तो अमर 40 किलोमीटर पे पहुंच गया था, अकबर 36 पे पहुंच गया था, एंथनी 28 पे पहुंच गया था। आपको करना क्या है, आपको दिखाना है या बताना है कि कौन इसमें से यूनिफॉर्म है। तो आप देखिए हर जगह आधा घंटा है, इसने आधे घंटे में कितना कवर किया, 20 किलोमीटर्स। फिर 20 से 40 हुआ, मतलब पहले 20 कवर कर लिया था, उसके बाद और 20 चला तो उसका 40 हो गया, 40 के बाद और 20 चला तो 60 हो गया, 60 के बाद और 20 चला तो 80 हो गया, 80 के बाद और 20 चला तो 100 हो गया, 100 के बाद और 20 चला तो 120 हो गया। जीरो से भी ऐसे ही था ना, जीरो के बाद 20 चला तो 20 हुआ। दिख रहा है, हर आधे घंटे में वो 20 किलोमीटर कवर कर रहा है। यूनिफॉर्म, उसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो अमर को मैं बोल सकता हूँ भाई अमर है यूनिफॉर्म मोशन में। उसने लीनियर बोला नहीं है यहाँ पे, लेकिन अज्यूम करते हैं कि ये यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म है बिकॉज हर आधे घंटे में डिफरेंस 20 का ही है। वो डिफरेंस 10 का भी हो सकता है, लेकिन इधर 10 तो इधर 10, 10, 10 सब जगह सेम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देख लो, 0 से 18 में इसने कितना कवर किया, इसने 18 किलोमीटर्स कवर किया। फिर 18 से 36 कितना होता है, 36 माइनस 18 करेंगे तो 18 कवर किया। फिर 36 से 42, थोड़ा थक गया चलते चलते, 36 से 42 मतलब 6 कवर किया ना। 36 के बाद 6 किलोमीटर चलेगा तभी 42 होता है ना।
फिर 42 पे उसमें जोश आ गया कि अरे यार मैं तो बहुत पीछे रह गया, तो सीधा 70 कवर कर लिया। 70 कवर किया मतलब टोटल कितना चला इसके बाद? 28 चला ना, क्योंकि 42 में 8 ऐड करूंगा तो आएगा 50 प्लस और 20 करूंगा तो आएगा 70। देखो ना, 70 माइनस 42 करो आपको 28 आएगा। इसका मतलब क्या है, 42 किलोमीटर पे था और 28 चला तो उसका टोटल किलोमीटर 70 हो गया। फिर 70 से वापस वो कितना चला, देखो 70 से वापस वो 25 चला तो 95 हो गया। फिर 95 से वापस वो कितना चला, 25 चला तो 120 हो गया। तो यहाँ पे जब हमने देखा था तो सब जगह प्रॉपर 20-20 का डिफरेंस आ रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो कभी वो 18 किलोमीटर चल रहा है 18, फिर कभी बीच में 6, कभी 28, कभी 25, कभी 25, तो यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग है। इसलिए कौन से टाइप का मोशन हो गया, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो एक एग्जाम्पल बताया यूनिफॉर्म का, दूसरा एग्जाम्पल बताया नॉन यूनिफॉर्म का। अभी एंथनी वाला आप लोग खुद से करो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। बहुत ही ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा कितना डिस्टेंस हर हाफ एन आवर में कवर कर रहा है। हमेशा सेम कवर कर रहा है तो यूनिफॉर्म, नहीं कर रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म। ओके, तो यहाँ पे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस हमने आंसर कर दिए हैं ऑलरेडी। देख लो यहाँ पे, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द नोटिंग्स। टाइम इंटरवल कितना है, आधा घंटा ना, 5 से 5:30, 5:30 से 6, तो 30 मिनट्स है हर एक जगह। हु हैज कवर्ड इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, इसने तो पक्का किया है, क्योंकि 20 20 20 20 20 इसने नहीं किया है। इसका आप फाइंड आउट करो कि इसने किया है कि नहीं। आर ऑल द डिस्टेंसेज कवर्ड बाय अकबर, अकबर मतलब ये रहा, इन द फिक्स टाइम इंटरवल्स द सेम, नहीं, उसने पहले फिक्स्ड इंटरवल में 18 किया, सेकंड में 18 किया, थर्ड में 6 किया, देखो सेम नहीं है, तो उसका हर जगह सेम नहीं है। कंसिडरिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय अमर, अकबर एंड एंथनी इन फिक्स टाइम इंटरवल्स, व्हाट कैन यू से अबाउट देयर स्पीड्स। यहाँ पे देखो, हमको पता है कि उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं एवरेज स्पीड निकालूं तो देखो, इसने 0 पे शुरू किया था, 120 पे खत्म किया 8 बजे, ये 5 बजे निकला था, शुरू 0 पे किया था, लेकिन पहुंचा देखो 120 किलोमीटर उसने भी 8 बजे खत्म किया, तो दोनों साथ में पहुंचे हैं फिनिश लाइन में, ये बेचारा नहीं पहुंचा है, ठीक है, ये दोनों साथ में पहुंचे हैं, तो इनका जो एवरेज स्पीड है वो ये दोनों का सेम आएगा, लेकिन इसका नहीं आएगा, बिकॉज इसने सिर्फ 84 किलोमीटर कवर किया, इसको और बहुत टाइम लगने वाला है इन दोनों तक पहुंचने के लिए। ओके, if an object covers equal distances in equal time intervals, it is said to be moving with uniform speed। तो अगर मैं ये दोनों का ऐसे देखूं ना कि 0 से लेके 120 तक, ये एक ऐसे नहीं, एक ही टाइम इंटरवल, 3 घंटे के अंदर ये भी 0 से 120, 3 घंटे के अंदर ये भी 0 से 120, तो मैं बोल सकता हूं कि यूनिफॉर्म है। लेकिन आधे आधे घंटे का अगर मैं इंटरवल लूं तो देखता हूं तो देखो सेम नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। ओके, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बहुत ही सिंपल है। आप इमेजिन कर लो कि आप टू व्हीलर चला रहे हो या साइकिल चला रहे हो, जब आप पेडल करते हो बहुत फास्ट तो आप आगे भागते हो, तो एक्सेलरेशन से आप क्या करते हो, आप मोशन को और ज़्यादा पुश देते हो, ठीक है। जब आप पेडल मारना छोड़ देते हो तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि आपकी स्पीड सेम रहेगी। और जब आप ब्रेक मारते हो तब क्या होता है कि अगर लेट्स से आपकी साइकिल ऐसे भाग रही है और आपने ब्रेक मारा, तो ऐसा नहीं कि तुरंत यहीं पे रुक जाएगी ना, थोड़ा आगे जाएगी, धीरे धीरे स्पीड कम होगी, फिर यहाँ पे जाके वो रुक जाएगी, ठीक है। तो वो जब वो एक्सेलरेशन ही है, लेकिन वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर है। चलो जाने दो, अभी पहले ये देख लो, वेक्टर का छोड़ो। जब आप बाइक चला रहे हो तो उसमें जब एक्सेलरेटर देते हो तो बाइक भागती है ना आगे, उसको बोलते ही एक्सेलरेटर है। क्यों? क्योंकि उससे एक्सेलरेशन आता है। तो जब एक्सेलरेट करते हो तो बाइक आगे भागती है, जब आप ब्रेक मारते हो तो बाइक धीरे धीरे जाके स्लो 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 होकर एक जगह जाके रुक जाती है, ठीक है। तो वो भी एक एक्सेलरेशन है, लेकिन वो कौन सा एक्सेलरेशन है, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। आगे देखते हैं एग्जांपल्स, आपको समझ में आएगा। तो ये वाला 2 मिनट रुक जाओ, इस पे आते हैं। पहले ये देख लो, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है? जब आपकी स्पीड बढ़ते जाती है तो आप पॉजिटिव एक्सेलरेशन में होते हो। जब आप बहुत फास्ट पेडल मार रहे हो तो पहले आपकी स्पीड हो सकता है 10 थी, फिर आपकी स्पीड हो गई 15, फिर और स्पीड मारा तो हो गई 20, फिर स्लोप आया नीचे तो आपने और भगाया तो आपकी स्पीड हो गई 25। तो ये स्पीड बढ़ते जा रही है, वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, उसका मतलब आपका एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। आप जो एक्सेलरेशन लगा रहे हो उससे वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। दूसरा होता है नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब आप जो एक्सेलरेशन लगा रहे हो उसके कारण वेलोसिटी कम होते जा रही है। मतलब आपकी स्पीड पहले थी 25, फिर 25 से हुई 15, 15 से हुई 10, 10 से हुई 5, 5 से हुई 0। जरूरी नहीं है 0 तक जाए, 25 से 5 तक भी गई तो कम हो रही है ना। जब भी वेलोसिटी कम होती है मतलब आप कौन सा एक्सेलरेशन लगा रहे हो? नेगेटिव एक्सेलरेशन।
तो जो ब्रेक होते हैं ना आपके साइकिल में या बाइक में या कार में, वो हमेशा नेगेटिव एक्सेलरेशन लगाते हैं, बिकॉज वो उल्टे डायरेक्शन में लगाते हैं फोर्स, ताकि आपकी गाड़ी जो है वो स्लो हो जाए या रुक जाए। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक और वर्ड है जिसको बोलते हैं डीसेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन का देखो सेम ACC के जगह पे आ गया DEC, बाकी सब कुछ सेम है। तो डीसेलरेट करना मतलब वही नेगेटिव एक्सेलरेशन लगाना। और जीरो एक्सेलरेशन मतलब क्या, कि कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, लेट्स से वेलोसिटी अब भी 15 है, आगे इधर भी 15 है, इधर भी 15 है, सेम टू सेम वेलोसिटी है, चेंज ही नहीं हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। जब मैं बोलूं कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है। अगर कोई वेलोसिटी नहीं है, एक चीज है वो जीरो पे ही खड़ी है, तो उसके ऊपर क्या एक्सेलरेशन होगा, जीरो होगा। और एक चीज है जो 15 पे ही जा रही है, 15 15 15, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। एक्सेलरेशन लगाया ना, तो या तो वेलोसिटी पॉजिटिव आगे बढ़ेगी, या तो कम होगी, या जीरो रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहां पे एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये वर्ड्स जो है ना, इसमें सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो है चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज का मतलब क्या होता है, बदलना। तो कुछ पहले था एक जगह पे, अभी कुछ और है, बदल गया, यहां से यहां तक वो बदल गया। ठीक है, तो पहले जो था, पहले का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, इनिशियल। और बाद में का मतलब क्या होता है, लास्ट में जो है वो फाइनल। तो ये इनिशियल और फाइनल के बीच में जो डिफरेंस है ना, इसको मैं बोलूंगा चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, चेंज हुआ ना यहां से यहां। और रेट मतलब क्या, रेट मतलब आप इसको मेजर करो किसी के अगेंस्ट। आप किसके अगेंस्ट मेजर करोगे, हमेशा टाइम के अगेंस्ट। तो ये चेंज इन वेलोसिटी को मेजर किया अगेंस्ट टाइम, तो हमको मिलता है एक्सेलरेशन। इसका डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा क्या चेंज है। लेट्स से पहले स्पीड था 2, बाद में स्पीड हो गया 10, तो चेंज क्या आया, 10 माइनस 2, उतने का चेंज आया ना, 8 का चेंज आया। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब ये इनिशियल फाइनल लिखने में बहुत हाथ दुखेगा ना, तो अपन बोलते हैं ABCD यूज करते हैं। इनिशियल को अपन U ले लेते हैं, ठीक है, U के बाद क्या आता है V, तो फाइनल को ले लेते हैं V। ठीक है, UV क्यों, बिकॉज V से वेलोसिटी होता है, तो V के पहले U ले लिया, ताकि समझ में आ जाए कि वो वेलोसिटी के लिए यूज हो रहा है। तो हमेशा आपको इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी को U लेना है, और फाइनल वेलोसिटी को V लेना है। चेंज क्या आएगा, V माइनस U। तो चेंज इन वेलोसिटी की जगह पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल के जगह पे क्या लिखेंगे, V, इनिशियल के जगह पे U, तो आ गया V माइनस U। और टाइम के जगह पे उसको तो एकदम इजीली T डिनोट कर सकते हैं, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, T लिख सकते हो टाइम को। तो आपको मिल गया A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। ये कहां से मिला, इसके डेफिनेशन से। ये जो वर्ड्स है ना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो ये हमको बताएगा एक्सेलरेशन का वैल्यू। आया समझ में, पक्का। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन, वो भी समझा था ना अच्छे से। अब यहाँ पे नीचे 2 सवाल दिए गए हैं, तो ये 2 सवाल आपको जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना आगे जाके, अभी तो बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें, 11th 12th में जब आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, 10th में भी शायद आएंगे, तो आपको ये बहुत काम आएगा। When an object is at rest, रेस्ट मतलब वो आराम कर रहा है एक जगह पे, in the beginning of its motion, what is its initial velocity? अगर वो आराम कर रहा है मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी ना, क्योंकि वो आराम कर रहा था, एक जगह बैठा था, तो कोई वेलोसिटी नहीं है। When an object comes to rest at the end of its motion, what is its final velocity? मतलब एकदम फुल स्पीड में जा रहा है लेकिन यहाँ पे आके रुक गया, तो यहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, भाई रुक गया ना, वो वापस रेस्ट कर रहा है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो गई, जीरो। तो इधर भी वो जीरो पे है। अब नेक्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब डिस्टेंस जो है वो वाई एक्सिस पे प्लॉट किया हुआ है, और टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है। ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, वो आपको इसके ऊपर प्लॉट करना है, और आपको वो ग्राफ देखकर बताना है कि इसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या। तो देखो, जब टाइम जीरो है तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस भी जीरो है, तो यहाँ पे जीरो पे दोनों जीरो है। जब टाइम 10 सेकेंड्स है, टाइम मतलब देखो एक्स एक्सिस पे टाइम 10 सेकेंड्स है, यहाँ पे पहुंचा टाइम,
तो डिस्टेंस कितना है 15, डिस्टेंस है 20 से जस्ट पहले ना। देखो यहाँ पे 0 से शुरू हो रहा है, बीच में यहाँ पे 10 होगा, 20, फिर 30, 40, 50, 60 ऐसे जा रहा है ना। तो यहाँ पे आपको पहले तो देखो स्केल दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर कितना है यहाँ पे, एक्स एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर यहाँ तक जा रहा है 10 तक, तो 10 सेकेंड्स है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 सेकेंड्स। एंड वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर कितना है देखो 20, फिर वापस 20, 40 आ जाएगा ना, 40 में और 20 तो 60। तो कितना मीटर्स है 1 सेंटीमीटर इज 20 मीटर्स, तो यहाँ पे लिख दिया 20 मीटर्स। ओके, अब आपको देखना है 15 कहाँ पे आएगा, 0 से लेकर 20 के बीच में आधे पे एग्जैक्ट 10 आएगा, और 10 और 20 के एग्जैक्ट बीच में आएगा 15। तो 15 यहाँ कहीं पे होगा, और 10 टाइम, तो दोनों कहाँ पे मिलते हैं देखो, यहाँ पे मिलते हैं ना। आया क्या समझ में? तो यहाँ पे कहीं पे आएगा आपका 15। तो मैं यहाँ पे लेट से प्लॉट कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट क्या है, टाइम 20 है और डिस्टेंस है 30। तो टाइम यहाँ पे है इसके ऊपर 20 और डिस्टेंस कितना है 30। तो 30 डिस्टेंस कहाँ पे आएगा देखो, 20 और 40 के एग्जैक्ट बीच में इधर। तो ये हो जाएगा अपना 30। तो उसको प्लॉट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अपना 30। नेक्स्ट क्या है, जब टाइम 30 है, टाइम 30 यहाँ पे होता है, तो डिस्टेंस 45 है। 40 के और 60 के बीच में पहले 50 आएगा, 40 और 50 के बीच में यहाँ पे 45 आएगा। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे मिलेंगे कहीं पे, तो वो हो जाएगा अपना ये वाला पॉइंट, 30 और 45 वाला पॉइंट। नेक्स्ट आपको पूछा है टाइम 40 है और डिस्टेंस कितना है 60। तो 40 देखो टाइम कहाँ पे आता है इधर, और डिस्टेंस 60, यहाँ पे डिस्टेंस 60 इधर आता है। दोनों कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे। तो ऐसे मैं 40, 60, 50, 75, 60, 90, 70, 105 सब कुछ प्लॉट कर दूंगा। समझा ना? ये टाइम आपको एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है, और जो डिस्टेंस है वो वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है। तो ये सारे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, मैं बाकी के बना रहा हूँ, आप लोग भी बनाओ टेक्स्ट बुक में। तो मैंने ये सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। देखो यहाँ पे लास्ट पॉइंट है 70 और 105। 70 क्या है अपना टाइम, तो टाइम वाले स्केल पे 70 इधर है, और 105 क्या है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में 105, 100 के जस्ट इधर देखो ये 110 होगा उसके और इसके बीच में। तो यहाँ पे 105, यहाँ पे 70, तो ये वाला पॉइंट। तो आपको ये मिल गया। अभी ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, 0 0 भी एक पॉइंट है यहाँ पे, तो ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपको ये लाइन मिलेगा। दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। क्यों मिल रहा है स्ट्रेट लाइन? बिकॉज ये कौन से टाइप का मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसीलिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर ये यूनिफॉर्म नहीं होता ना, तो ये ग्राफ कैसा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा एक। यहाँ पे यूनिफॉर्म है इसलिए एक स्ट्रेट लाइन बन गया। आया समझ में? ग्राफ बनाने आता है ना, जो यहाँ पे एक्स एक्सिस का दिया वो इस पे प्लॉट करना है, जो वाई एक्सिस का दिया इस पे प्लॉट करना है, फिर दोनों जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे करना है। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, ये वाला पॉइंट क्या है 70, 105। एक्स पे 70, वाई पे 105। वैसे ही अगर ये पॉइंट देखें तो 20 और यहाँ पे क्या आएगा 30। तो ऐसे 20, 30 हर एक पॉइंट पे लिख सकते हो। बट ये पूछते नहीं है, जनरली आपको पता होना चाहिए, पूछा तो आना चाहिए। ओके, तो ये हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, दस द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो हमेशा उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। अब बोल रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए बनाओ। यहाँ पे एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल दिया है। तो यहाँ पे देखो एक्सिस वैक्सिस सब कुछ आपको खुद से बनाना है। कैसे बनाएंगे? टाइम डिफरेंस देखो 0, 5, 10, 15। तो हम लोग एक्स एक्सिस पे तो बहुत ही इजीली देख सकते हैं 0, 5, 10, 15। ठीक है, जैसे यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 था, यहाँ पे आप 0, 5, 10 ऐसे ले सकते हो ये वाले एग्जाम्पल के लिए। और डिस्टेंस कितना ले सकते हो? देखो बहुत छोटे छोटे नंबर्स हैं, 0 के बाद 7, 12, 20, 30, 41, 50, 58। तो डिस्टेंस भी आप 10 ले सकते हो। यहाँ से 0 फिर ले लो 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे ले सकते हो। या फिर 5 लेना है तो 5 भी ले सकते हो, लेकिन बहुत काउंटिंग करना पड़ेगा और ज़्यादा बड़ा ग्राफ पेपर लगेगा, है ना। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पे 0 पे जो एक्स एक्सिस है उस पर 0, 5, 10, 15 ऐसे ले लेंगे, और वाई एक्सिस पे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ले लेंगे। तो कैसा आएगा ग्राफ? तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। मैंने यहाँ पे
0, 5, 10, 15, 5 का गैप लिया देखो हर जगह, इसलिए एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज 5 सेकेंड्स और वाई एक्सिस पे मैंने 10 का गैप लिया बिकॉज मुझे 58 तक प्लॉट करना है ना। 58 के बाजू में 60 आता है, तो मैंने 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक प्लॉट कर दिया। ठीक है, 10 का गैप है, इसलिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर्स ऑन वाई एक्सिस। अब आपको ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। पहले तो करेंगे 0, 0, 0, 0 सबसे ईजी है, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0, 0। नेक्स्ट क्या है 5,7। टाइम जब 5 है तो डिस्टेंस कितना है 7। तो देखो 0 से लेकर 10, तो इधर बीच में आएगा 5, उससे एक ज़्यादा 6, उससे एक ज़्यादा 7, तो यहाँ पे कहीं पे आपका आएगा ये वाला पॉइंट। जब टाइम 5 है डिस्टेंस आएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट मैं बना देता हूँ थोड़ा एक्सपैंड करके। ओके, नेक्स्ट देखो 10 सेकेंड्स पे डिस्टेंस कितना है 12, तो 10 सेकेंड्स ये रहा, डिस्टेंस 12 कहाँ आएगा देखो, डिस्टेंस वाई एक्सिस पे, तो 10 और 20 के बीच में 10 से आप गिनेंगे तो देखो 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, तो यहाँ पे ये वाली लाइन जो आ रही है वो, और यहाँ पे ये वाली लाइन जो आ रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये वाला पॉइंट। ओके, तो बना देते हैं वहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 15 टाइम पे 20 डिस्टेंस, तो 15 देखो ये रहा और डिस्टेंस 20 यहाँ पे, दोनों कहाँ पे मिलते हैं ग्राफ पे, इधर, तो ये आ जाएगा अपना 15 और 20। ऐसे कर करके सब कुछ प्लॉट करना है, कर दो फटाफट से प्लॉट। तो यहाँ पे से मैंने जो स्केल वगैरह लिखा था वो यहाँ पे हटा दिया बिकॉज ग्राफ पेपर बहुत छोटा दिया है। और जब मैंने सारे पॉइंट्स प्लॉट करके ज्वाइन किया तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनी। देखो एक स्ट्रेट लाइन ऐसी आती जो यूनिफॉर्म मोशन में आती है, इसमें नहीं आई मतलब क्या है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, अगर स्ट्रेट लाइन आती है एक ही तो सीधा हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो ये हमने दोनों ग्राफ बना लिया यहाँ पे। अभी इसके बाद वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये सब दिया हुआ है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया, मैंने आपको पेज नंबर 1 से लेके फिर हमने सेकंड पेज किया, थर्ड पेज भी पूरा कर लिया, फोर्थ पेज भी कर लिया, फिफ्थ भी कर लिया, एंड यहाँ तक हमने पूरा ख़त्म कर दिया। इसके बाद का जो पार्ट है वो मैं लेक्चर 2 में कराऊंगा और फिर लेक्चर 3 या लेक्चर 4 में इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, या फिर मैं ऐसा करूंगा कि एक बड़ा लेक्चर नेक्स्ट वाला ले लूंगा जिसमें मैं आपको ये बाकी का पूरा लेक्चर भी खत्म कर दूंगा एंड इसके जो क्वेश्चंस हैं ये भी करा दूंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी लॉज ऑफ मोशन अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर दो सब्सक्राइब। यहाँ पे हम लोग मैथ्स के सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, अब साइंस के वीडियोस भी अपलोड करेंगे जो डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं उनके, और पोर्शन एकदम डिटेल में खत्म करेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आप वो इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।